अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंटम इक्वेशन फॉर इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम उसको ड्राइव किया था। अब हम उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स को देखेंगे जिसके अंदर हम मोमेंटम इक्वेशन को यूज़ कर पाएंगे, या यूँ कह लें कि उन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के लिए जाएंगे जिनके अंदर बेसिकली मोमेंटम इक्वेशन एज अ गवर्निंग इक्वेशन यूज़ हो रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये वाली जो इक्वेशन है, सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो एग्जांपल है, ये चॉइस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम फॉर मोमेंटम एनालिसिस, कि इसमें कंट्रोल वॉल्यूम हमने किस टाइप का जो है वो एज्यूम करना है, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि वाटर फ्रॉम अ स्टेशनरी नोजल स्ट्राइक्स अ फ्लैट प्लेट एज शोन। इस सिचुएशन को सिर्फ अगर हम अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाएं, अगर हम ये देख पाएँ कि ये सिचुएशन क्या है या कहा क्या जा रहा है इसके अंदर, तो फिर हम इसको इजीली जो नेक्स्ट है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। वाटर फ्रॉम अ स्टेशन नोजल स्ट्राइक्स अ फ्लैट प्लेट एज शोन, कि ये वाटर फ्रॉम नोजल जो है वो सामने वाली प्लेट पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। वाटर लीव्स द नोजल एट 15 मीटर पर सेकेंड, और जो वाटर है वो जाहिर है यहाँ से देखिए ये नोजल है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये देखिए ये नोजल है, तो ये सामने जाके इसके क्या करेगा, स्ट्राइक जब करेगा यहाँ से, तो जाहिर है किसी स्पीड के साथ जाके इस सामने वाली फ्लैट प्लेट के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा। किस स्पीड से जाके स्ट्राइक कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड के साथ जाके सामने वाली प्लेट से वाटर जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। द नोजल एरिया इज 0.01 मीटर स्क्वायर। जो नोजल एरिया है वो कितना है, 0.01 मीटर स्क्वायर है। अज्यूमिंग द वाटर इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेट, हम अज्यूम में कर लेते हैं कि वाटर जो है, ये देखें यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फ्लैट प्लेट वाटर के सामने यूं आई हुई है, एक्चुअली इसका कलर शायद मैंने सिलेक्शन वाइट कर रखा है, इस वजह से नहीं शो हो रहा। वेल ये प्लेट की डायरेक्शन है, और जो नोजल से वाटर जाके स्ट्राइक करेगा वो ऐसे जाके स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो नॉर्मल टू द प्लेट वाटर जो है वो स्ट्राइक जाके कर रहा है, लेट्स सपोज, एंड द फ्लो अलोंग द प्लेट एंड फ्लोज अलोंग द प्लेट। अच्छा, सामने जाके स्ट्राइक करेगा, और उसके बाद ये जो स्मॉल एरोज नजर आ रही हैं या आप लोगों को जो है ब्लू कलर के, ये जो है अलोंग द प्लेट जो है फिर वो क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देता है, मतलब सामने से टकराता है जाके। इस तरीके से फ्लूइड जो है वो सामने जाके स्ट्राइक करता है, और उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, इस तरह प्लेट के साथ साथ जो है वो अलोंग द प्लेट वो बहना शुरू कर देता है। वेल इसी टाइप का फिनोमिना होगा इन जनरल। डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल फोर्स यू नीड टू रेजिस्ट टू होल्ड इट इन प्लेस। तो हमने वो हॉरिजॉन्टल फोर्स बतानी है जो कि इसको होल्ड करके रखे या इसको बर्दाश्त कर सके कि वाटर इसके साथ स्ट्राइक करके साइडों पे जो है वो मतलब ये है कि इसको अपनी जगह पे होल्ड करके रख सके। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, जो चीज़ें हमसे डिमांड की गई हैं, हम उन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं ना, वो ये है कि वाटर जो कि स्टेशनरी नोजल है उधर से सामने जाके स्ट्राइक कर रहा है, और बाद में प्लेट के पैरेलल है, तो ये एरोज उसने बना दी हैं कि सामने स्ट्राइक कर रहा है, तो ये एरो बना दी है कि नॉर्मल टू द प्लेट स्ट्राइक कर रहा है, और अलोंग द प्लेट बाद में मूव करता है, तो ये साथ साथ छोटे छोटे एरोज जो हैं ये अलोंग द प्लेट पे लगाती हैं, और जिस वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करता है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और एक्स डायरेक्शन में ही है सारी वेलोसिटी, इस वजह से साथ में यूनिट वेक्टर आई इम्पोज कर दिया है। ठीक है ना जी, डायरेक्शन के लिए। नोजल एरिया जो है वो उसने दे रखा था 0.01 मीटर स्क्वायर, तो वही एरिया हमने यूज कर लिया।
हमने क्या बताना है, हमने फाइंड आउट करनी है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि इस हाथ को चाहिए इसको होल्ड करके रखने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कि वो इसको यूं पकड़ के रखे सो दैट कि इसके साथ वाटर स्ट्राइक करता रहे और ये हिले ना। चलें जी, ये टोटल चीज़ें हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। ये आप थोड़ा सा मज़ीद क्लियर उसको डायग्राम को उसने कर दिया है, थोड़ा सा मज़ीद हमें नज़र आना शुरू हो गया कि इन ट्रू सेंस फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि यहाँ से फ्लूइड देखें आ रहा है और यहाँ से हर सिमत में जा रहा है। अब कंट्रोल वॉल्यूम हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक यूं कह लें कि स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम को देखना चाह रहे हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम अगर हम प्रॉपर लें या कोई वैसे ही कंट्रोल वॉल्यूम ले लें तो कंट्रोल वॉल्यूम की सिलेक्शन का क्या असर पड़ता है क्वेश्चन की नेचर पे। ओके जी, तो ये यहाँ पर जो सिलेक्शन ली गई है वो क्या है, ये हमारे पास इस टाइप की एक सिलेक्शन है कि एक कंट्रोल वॉल्यूम हम ये ले रहे हैं। ये देखें बड़े ही बाहर से हमने जो डॉटेड लाइन में एक ब्लू कलर की ली है कंट्रोल वॉल्यूम की जो सिचुएशन है वो एज्यूम कर रखी है, जबकि दूसरी तरफ हमने क्या किया है, दूसरी तरफ ये कंट्रोल वॉल्यूम शॉर्ट सा लिया है हमने थोड़ा सा। अब दोनों कंट्रोल वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ेगा, वी चूज अ कोऑर्डिनेट We choose a coordinate system in defining the problem above. We must now choose a suitable control volume. Two possible choices are shown by dash line below. अब क्या है, हम दो तरह के कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, दो पॉसिबल सिचुएशन लेते हैं, डैश लाइन के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब कराए गए हैं। ठीक है ना जी। In both cases, water from the nozzle crosses the control surface through area A1. दोनों के अंदर ये देखें 1 से जो है वो फ्लूइड जो है वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एंड इज assumed टू लीव द कंट्रोल वॉल्यूम टेंजेंट टू द प्लेट सरफेस इन द नेगेटिव वाई एंड पॉजिटिव वाई। इधर से परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इन हो रहा है और लीव कहाँ से कर रहा है, इधर ऊपर से लीव कर रहा है और नीचे से लीव कर रहा है। और ये टेंजेंट टू द प्लेन कहने का मतलब क्या है, टेंजेंट टू द प्लेट, ये देखें ये भी अलोंग द प्लेट है और ये भी अलोंग द प्लेट है, एक पॉजिटिव वाई की तरफ है एक नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है। फिर बिफोर ट्राइंग टू डिसाइड विच ऑफ द बेस्ट कंट्रोल वॉल्यूम लेट्स राइट द गवर्निंग इक्वेशन। इनमें से कौन सा बेहतर रहेगा कौन सा बेहतर नहीं रहेगा, तो हम पहले सॉल्व करते हैं और उसके रिजल्ट्स को जो है वो देखते हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इन बोथ ऑफ द केसेस, अच्छा ये गवर्निंग इक्वेशन क्या है जी, ये आ गए कैफ इज इक्वल टू एफ एस सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटीग्रल सी वी वी रो डी वी प्लस, ये गवर्निंग इक्वेशन हमने लिख ली है। और दूसरी तरफ हमने जो लिख ली है पार्शियल ओवर पार्शियल टी रो डी वी प्लस इंटीग्रल रो वी डॉट डी इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है जो डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 थी, तो ये डी एम ओवर डी टी का रिलेशन है, सारा इंटीग्रल रिलेशन कंट्रोल वॉल्यूम फार्मूलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और ये जो है ये मोमेंटम इक्वेशन है। तो गवर्निंग इक्वेशन जो यहाँ पे हैं हमारे पास, चूँकि फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, फोर्सेज का रोल है, तो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन तो लाजमी हमेशा मौजूद रहेगी। तो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन, ये दो इक्वेशन इस केस में हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, गवर्निंग इक्वेशंस का रोल प्ले कर रही हैं। तो हमने सबसे पहले जब गवर्निंग इक्वेशन लिखने की बात आई, गवर्निंग इक्वेशंस को राइट करने की बात आई, तो गवर्निंग इक्वेशंस के अंदर हमने क्या लिखा कि हमने ये वाली इक्वेशंस राइट कर दी, कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन। अच्छा, जब भी इन तमाम इक्वेशंस की बात आएगी, इनमें से आगे जब हमने प्रोसीड करना है, जब आगे हमने इसको सॉल्व करना है, तो जाहिर है हमने कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगे। ठीक है ना, तो हमने कुछ चीज़ें जो एज्यूम करनी है वो क्या एज्यूम करनी है, या जो हमारी अजम्पशंस होंगी वो क्या अजम्पशंस होंगी, वो हम देखते हैं। तो अजम्पशंस हमारे पास सबसे पहली अजम्पशन ये है कि हमने एक तो स्टडी लेना है। स्टडी केस जब लेंगे ना तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इस टर्म के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये वाली टर्म, इसको ये टर्म, और इस इक्वेशन के अंदर ये वाली, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट होता है ना स्टडी का मतलब, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को बेसिकली इग्नोर कर देंगे या ख़त्म कर देंगे।
इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल का फायदा ये होगा कि अब जो चीजें बच गई हैं, ये डेंसिटी जो है ये रो इसमें भी बाहर आ जाएगी और इसमें भी ये डेंसिटी जो है वो बाहर आ जाएगी। अच्छा, यूनिफॉर्म फ्लो एट ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यूनिफॉर्म फ्लो में ये जो सेकंड इंटेग्रल था, ये जो सरफेस इंटेग्रल था, इसको हम क्या कर देंगे, इस इंटेग्रल को समेशन से रिप्लेस कर देंगे। इस इंटेग्रल को समेशन से रिप्लेस कर, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी एफ एस प्लस एफ बी ये बच गई, इज इक्वल टू, देखें अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये समेशन में कन्वर्ट हो गया। समेशन वी रो वी डॉट डी ए एंड समेशन सी एस रो वी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और ये मोमेंटम इक्वेशन बच गई। फिर हमने क्या किया है अभी तक सिर्फ अजम्पशंस लेके सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन, गवर्निंग इक्वेशन लिखी, जो कि हर क्वेश्चन के अंदर हम स्टार्ट में किया करेंगे काम। गवर्निंग इक्वेशन राइट करने के बाद दूसरा काम हमने ये किया कि हमने अंडर दीज अजम्पशंस, जो गवर्निंग इक्वेशन अभी हमने देखी थी, अब हम अंडर दीज अजम्पशंस उनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं वो हमने फॉर्म्स लिख ली। अच्छा जी, जब ये फॉर्म्स लिख ली, इवेलुएटिंग द मोमेंटम फ्लक्स टर्म विल लीड टू सेम रिजल्ट फॉर बोथ कंट्रोल वॉल्यूम्स। मोमेंटम फ्लक्स को जब हम इवेलुएट कर रहे होंगे तो दोनों तरह के कंट्रोल वॉल्यूम के लिए जो मोमेंटम फ्लक्स है उसकी वैल्यू कहता है कि हमारे पास सेम आएगी। वी शुड चूज द कंट्रोल वॉल्यूम दैट अलाउज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इवेल्युएशन ऑफ द फोर्सेस। हम चाहते हैं कि इन दोनों में से, दोनों कंट्रोल वॉल्यूम जो हमने लिए हुए हैं उनमें से उस कंट्रोल वॉल्यूम को तरजीह दें, उस कंट्रोल वॉल्यूम को यूज करें, उस कंट्रोल वॉल्यूम को सपोज करें जो कि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो फोर्सेस की इवेल्युएशन है उसमें हेल्प आउट करे। Remember, in applying the momentum equation of that the force F represent all the forces acting on the control volume. Let us solve the problem using each of the control volume. हम दोनों कंट्रोल वॉल्यूम को यूज करते हुए अब सिंप्लीफाई करते हैं। पहला कंट्रोल वॉल्यूम कौन सा था जी, एक दफा देख लेते हैं उसको। ये कंट्रोल वॉल्यूम था जिसके अंदर प्लेट को इंक्लूड कर लिया था और ये जो फोर्स जहां पे लग रही थी उधर तक कंट्रोल वॉल्यूम आ गया था। इस साइड पे कंट्रोल वॉल्यूम दोनों का सेम है। अच्छा, फिर पहला बड़ा कंट्रोल वॉल्यूम जो था वो ले लिया। कंट्रोल वॉल्यूम हैज बीन सिलेक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द लेफ्ट सरफेस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द राइट सरफेस। यानी कि यूं कह लें कि लेफ्ट और राइट दोनों का एरिया सेम है और इसे सारे एरिया को हमने ए का नाम दे दिया। कंट्रोल वॉल्यूम कट्स थ्रू योर हैंड्स, और ये कंट्रोल वॉल्यूम जिस तरह राइट साइड पे जहाँ पे पाइप मौजूद था वहाँ पे है और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जहाँ पे पाइप पे है, राइट साइड पे जहाँ पे हाथ मौजूद है वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, फिर तो हम फिर ये कहेंगे कि द कंट्रोल वॉल्यूम cuts through your hands. We note the components of the reaction forces of your hand on the control volume as Rx and Ry and assume both to be positive. हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्सेस हैं या जो रजिस्टिव फोर्सेस हैं हाथ के ऊपर, उसके लिए सपोज दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। और याद रखिएगा फोर्स अगर इधर अंदर की तरफ लग रही है, प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्सेज जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हाथ की तरफ, ये देखिए ये आर एक्स जो है ना ये बाहर की तरफ है, छोटा एरो लगा हुआ है इसके साथ। मैं इसको थोड़ा सा अगर मैक्सिमाइज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें आर एक्स इधर बाहर की तरफ है और आर वाई ये ऊपर की तरफ है। अच्छा जी, फिर एंड एज्यूम बोथ टू बी पॉजिटिव, और दोनों को क्या ले लेते हैं, लेट्स सपोज पॉजिटिव ले लेते हैं। और ओके, the atmospheric pressure acts on all the surface of the control volume. Note that the pressure is in free jet is ambient. That is, in case of atmospheric, the distribution force due to atmospheric pressure has been shown on the vertical faces only. अच्छा, यहाँ पे जो टोटल फोर्सेस हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है हर तरफ से बराबर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। देखिए यूं जो अप्लाई हो रहा है ना, मतलब हर कंपोनेंट के ऊपर इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। वर्टिकल कंपोनेंट पे मतलब दिखाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर नहीं दिखाया हुआ।
द बॉडी फोर्स ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय W। हमने ये कहा हुआ था कि जो इसके ऊपर बॉडी फोर्स एक्ट करेगी वो ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी, और ड्यू टू ग्रेविटी जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही हो तो उसका नाम वेट है। Since we are looking for the horizontal force, we write the x component of the steady flow momentum equation। हम चूंकि x डायरेक्शन की फोर्स जो हाथ की तरफ से लगेगी रिएक्शन फोर्स उसको मालूम करना चाह रहे, तो x डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे उसकी मोमेंटम इक्वेशन हमने राइट कर ली। मोमेंटम इक्वेशन में x कंपोनेंट लिखा है तो इस v की जगह पे u यूज हो गया, और स्टेडी की वजह से पहले वाला कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। और अगर बॉडी फोर्स को एज्यूम ना करें, बॉडी फोर्स को जीरो ले लें, बल्कि यहाँ पर बॉडी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है वाई वर्टिकल कंपोनेंट में, और वर्टिकल एक्सिस वाई है, तो एक्स कंपोनेंट में तो ग्रेविटी नहीं ना एक्ट कर रही, तो एक्स डायरेक्शन में जो बॉडी फोर्स है वो जीरो होगी। तो सरफेस फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब सरफेस फोर्स वैल्यूएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में? वी मस्ट इंक्लूड ऑल द सरफेस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। तीन तरह के फोर्सेस सरफेस पे एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइट फेस पे, एक जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये देखे ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है राइट डायरेक्शन में लेकिन लेफ्ट फेस पे, या पॉजिटिव डायरेक्शन में लेफ्ट फेस पे। ये एक्ट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में राइट फेस के ऊपर। और एक ये जो हमारे पास है आर एक्स एक्ट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स का एक्स का, ये रिएक्शन फोर्स का एक्स कंपोनेंट, ये भी हमारे पास राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ऑन लेफ्ट फेस। दो चीजें हैं यहाँ पर, दो बातें क्यों हैं लिखते हुए उसने कि ऑन राइट साइड एक्टिंग ऑन टू एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि इसका मुंह लेफ्ट की तरफ है और एक्ट कहां पर कर रहा है? राइट फेस पे। इसका मुंह किस तरफ है? राइट साइड पे है, और एक्ट कहां कर रहा है? लेफ्ट फेस पे। तो इसको पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये हमारे पास चूंकि राइट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और लेफ्ट सरफेस पे, तो ये चूंकि अलॉन्ग द फ्लो है इस वजह से पॉजिटिव लिया है। ये फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट है तो ये नेगेटिव लिया है। ये भी अलॉन्ग द फ्लो डायरेक्शन है, इस वजह से इसको भी हमने पॉजिटिव लिया है। तो जो अलॉन्ग द फ्लो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव ले लिया है, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उनको हमने नेगेटिव ले लिया। कॉन्सिक्वेंटली तो सरफेस फोर्स एफ एस एक्स, ये जाहिर है ये दोनों साइडों की, लेफ्ट राइट दोनों साइडों की फोर्सेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। जितनी ये इधर को एक्ट कर रही हैं उतनी इधर को एक्ट कर रही हैं, तो एटमॉस्फेरिक फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि एरिया भी सेम है। तो सिर्फ आर एक्स या जो रिएक्शन फोर्स है वो अपना रोल प्ले कर रही है। तो एफ एस एक्स इज इक्वल टू आर एक्स, और आर एक्स क्या है? रिएक्शन फोर्स। अच्छा, एफ एस एक्स की जगह पे वो लिख दिया, तो ये दूसरी साइड है जो मोमेंटम इक्वेशन की, समेशन यू रो वी डॉट ए, इस इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में एफ एस एक्स की जगह पे एफ एस एक्स की वैल्यू जो अभी हमने निकाली आर एक्स वो आ गई, और ये वाला समेशन साइन उसी तरह ही आ गया, यू रो वी डॉट ए। अब जब इसको समेशन लेंगे तो इसका जो हमारे पास है इनलेट और एग्जिट में सिर्फ हमारे पास फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है जिस से फ्लूइड इन हो रहा है लेफ्ट और राइट के अंदर। ये देखें, लेफ्ट और राइट में फ्लूइड इन और आउट सिर्फ एरिया 1 पे हो रहा है। तो एरिया 1 के ऊपर देख लेते हैं प्रेशर फोर्सेस किस टाइप के एक्ट कर रहे होंगे। यू रो वी डॉट ए इंटू 1, ये नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि v जो है वेलोसिटी हमारे पास जो है वो राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, और एरिया वेक्टर जो है वो हमारे पास बाहर की तरफ है। यूं मैं इसको बना देता हूँ कि यहाँ पे इस फेस के ऊपर अगर मैं आप लोगों को इसकी जो डायरेक्शन दिखा सकूं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी इस तरफ को, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से इनके दरमियान एंगल 180 का होगा। तो वी डॉट ए जो आएगा वो वी ए तो आएगा लेकिन साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। और ए की जगह पे ए वन क्यों आया है? क्योंकि फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस वजह से वी वन ए वन साथ में लिखा हुआ। तो वेलोसिटी दी गई है, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें दिया हुआ है, और एरिया वहाँ पर गिवन है। तो वेलोसिटी और एरिया डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये u1 और v1, u1 बेसिकली उस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, और v1 जो है वो कंप्लीट वेलोसिटी है। अब याद रखें कि बाय चांस यहाँ पर हमारे पास
जो पूरी की पूरी वेलोसिटी है उसका है ही सारा एक्स कंपोनेंट, तो इस वजह से जो कैपिटल V1 और स्मॉल v1 दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो हम जो है वो दोनों को सेम एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी को नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं जी। अब हम कि ये आर एक्स की वैल्यू आ गई। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द हैंड जो हमें चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए, वो आर एक्स के अपोजिट साइड पे जितनी इसके ऊपर फ्लैट प्लेट के ऊपर फोर्स लग रही होगी उसको होल्ड करने के लिए उतनी ही फोर्स चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो के एक्स इज इक्वल टू माइनस आर एक्स। तो ये देखिए ये वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो ये वो फोर्स है जो कि राइट साइड पे से लगेगी तो आर एक्स की उल्टी साइड पे लगेगी, यानी कि जितनी फोर्स उसके ऊपर प्लेट पे लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स चाहिए उसको रोक कर रखने के लिए, 2.25। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये तो वो रिजल्ट है जो हमने पहला कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम करते हुए ले ली। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम को जब एज्यूम करेंगे तो वहां से भी एक स्पेसिफिक कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो अब हम कंट्रोल वॉल्यूम 2 एज्यूम करते हैं और कंट्रोल वॉल्यूम 2 को एज्यूम करते हुए उससे कुछ रिजल्ट्स को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि फिर इन दोनों का आपस के अंदर क्या डिफरेंस है, या क्या चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से चेंज आएंगी। फिर उसके मुताबिक एट द एंड ऑफ दिस एग्जाम्पल हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस टाइप का जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो एज्यूम करना चाहिए। तो कंट्रोल वॉल्यूम 2 विद हॉरिजॉन्टल फोर्स शोन, ये लीजिए कंट्रोल वॉल्यूम 2 सिर्फ उतना का है जहां पे प्लेट शुरू होती है वहां तक, मतलब दूसरी साइड से एक्ट करने वाले फोर्सेस का कोई रोल वहां पर नहीं है। कंट्रोल वॉल्यूम हैज बीन सिलेक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द लेफ्ट फेज ऑफ द राइट फेज आर इक्वल टू द एरिया। एक बात तो ये कि राइट और लेफ्ट का एरिया सेम है और उस एरिया को ए पी का नाम दिया है। द कंट्रोल वॉल्यूम इज इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेट ओवर द एंटायर प्लेट surface. We denote the horizontal reaction force of the plate of the control volume as Bx। और जो प्लेट के ऊपर जिस तरह जिस हिसाब से फोर्स लग रही है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, उसका जो रिएक्शन है या रिएक्शन फोर्स है उसको हमने नाम Bx का दे दिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। जाहिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही एक्ट कर रहा है। द बॉडी फोर्स ऑन दिस कंट्रोल वॉल्यूम हैज नो कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन। बॉडी फोर्स का एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो एक्स कंपोनेंट मोमेंटम ही कोई इनका बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे पहले था। लेकिन अब जब ये टर्म लिखेंगे तो इस टर्म में एफ एस जो फोर्स एस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो दो तरह की होगी, क्योंकि पहले वाले के अंदर हमारे पास दूसरी साइड पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब प्लेट पे आके रुक गया है तो प्लेट आगे प्लेट है इस वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस साइड पे एक्ट नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ पर जो कंट्रोल वॉल्यूम है इधर तक है, तो इससे आगे तो प्लेट है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ इधर से एक्ट कर रहा है, इस साइड से कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा। तो यही इसका मेन डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन राइट करते हुए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वो कंपोनेंट डिलीट नहीं हुआ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ये फोर्स आ गई ऑन लेफ्ट फेस, और ये बी एक्स जो है वो रिएक्शन फोर्स है। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये अलॉन्ग द फ्लो ही डायरेक्शन में हमने लिया। और ये किसके बराबर होगा, यू रो V1 V.A1। अच्छा, ये वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी -2.25 किलो न्यूटन। अच्छा, अब दूसरी साइड पे अब बी एक्स नहीं है बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय AP है। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी। टू डिटरमिन द नेट फोर्स ऑन द प्लेट वी नीड टू अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द प्लेट। हमने ये जो ना प्लेट जो थी उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली कि लेट सपोज ये एक्स डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही थी, ये नॉर्मल रिएक्शन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैक साइड से उसके जो एक्ट कर रहा है। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, चूंकि यहाँ पर ये बॉड इस प्लेट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन इधर को होगा, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर एक्ट कर रहा होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक्स और वाई कंपोनेंट ये होंगे। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट टू द फ्लो है वो नेगेटिव ले लिए हैं, जो अलॉन्ग द एक्स कंपोनेंट है ये जिस तरह ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स यानी कि आर एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ना, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। बी एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है तो उसको हमने नेगेटिव ले लिया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चूंकि अब हम प्लेट वाले कंपोनेंट की बात करें ना, वो अब नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसको भी हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अच्छा, जब ये चीजें आ गई, इन चीजों को लेकर जब हम चलेंगे तो
इसको सिंप्लीफाई की जब किया तो जो दोनों नेगेटिव थे उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, या जो दोनों नेगेटिव थे उनको दूसरी साइड पे ले गए तो वो पॉजिटिव हो गए, तो आर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ गई हमारे पास, तो आर एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अच्छा, देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन योर हैंड इज के एक्स इज इक्वल टू माइनस आर एक्स, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। Note that the choice of control volume 2 meant we need an initial free body diagram in general। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अगर कंप्लीट आर एक्स या वो जो रिएक्टिव फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए, या जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा डायग्राम कंट्रोल वॉल्यूम के अलावा भी बनानी पड़ी कि इसके ऊपर दूसरी तरफ से क्या फोर्स एक्ट कर रही होंगी और उनके से जो है वो आर एक्स जो है या जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या आएगी, मतलब एक एक्स्ट्रा डायग्राम बनानी पड़ी। तो फिर हम ये कह सकते हैं, इन जनरल इट इज बेस्ट टू सिलेक्ट द कंट्रोल वॉल्यूम सो दैट द फोर्सेस सॉट एक्ट्स एक्सप्लिसिटली ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो वाला कंट्रोल वॉल्यूम ज्यादा बेहतर है जिसके जरिए आप लोग कंट्रोल वॉल्यूम पे अलग-अलग जैसे तमाम की तमाम फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास क्या हों, डायरेक्टली हम उनको फाइंड आउट कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज टैंक ऑन स्केल। टैंक ऑन स्केल है किसी भी स्केल के ऊपर जिसके ज़रिए हम आम रूटीन में देखते हैं कि जिस तरह स्केल के ऊपर कोई भी वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, वहाँ पे उसके ऊपर अगर कोई टैंक रखा हुआ है तो उस का क्या इम्पैक्ट है या उससे क्या चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हमने देखना है। अ मेटल कंटेनर 2 feet high with with an inside cross sectional area of 1 feet per second, 1 feet square। ये एरिया है तो जाहिर है 1 feet मल्टीप्लाई बाई फीट से 1 feet square। वेट 5 pound व्हेन एम्प्टी। ये पहले तो ये बताया कि उसका एरिया इतना है, दूसरा ये कि अगर ये एम्प्टी हो तो इसका वेट इतना है। द कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन अ स्केल एंड अ वाटर flows in through an opening in the tap and out through two equal areas opening in the side as shown in diagram। सिचुएशन ये है कि इसके ऊपर से टैप ओपन कर दी, टूटी ओपन कर दी है, ये एक स्केल के ऊपर रखा, इसका एरिया दे दिया कि इसका एरिया इतना है और इसका खाली का वेट इतना है। स्केल पे जब हमने रखा इसको, टूटी के जरिए इसके अंदर से फ्लूइड इन हो रहा है, फ्लो इन कर रहा है, और साइडों पे बेस पे दोनों साइडों पे इस टाइप की ये जो है वो नोजल बना दी हैं, वहां से फ्लूइड जो है वो आउट हो रहा है। अच्छा, दोनों से जहां पे फ्लूइड जो है वो आउट हो रहा है तो फिर हमने क्या करना है, क्या फाइंड आउट करनी है चीजें हमने। अंडर द स्टेडी फ्लो कंडीशंस द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज h इज इक्वल टू 1.9 फीट। तो स्टेडी कंडीशंस में हमारे पास जो हाइट है इसकी, ये जो h है हाइट ऑफ वाटर, यानी कि एक तो उसका अपना एरिया था ना, तो ये हाइट ऑफ वाटर है कि अब उसके अंदर जो पानी मौजूद रहेगा हर वक्त में उसकी हाइट कितनी रहेगी, दैट इज 1.9 फीट। एरिया 1 ये जो ऊपर से जहाँ से आ रहा है वो 0.1 फीट स्क्वायर है। इसके यहाँ से इन वेलोसिटी क्या है, वो नेगेटिव है क्योंकि जाहिर है जी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो ये वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में है। और A2 और A3 इन दोनों के एरियाज जो हैं वो 0.1 फीट स्क्वायर है। Your boss claims that the scale will read the weight on the volume of the water in tank plus the tank weight। और हमें ये कहा गया है कि जो स्केल है वो क्या करेगा, वो रीड करेगा उसका अपना वेट जो कि उसका टैंक का है और जितना उसके अंदर वाटर है। जाहिर है जब स्केल के ऊपर मौजूद है उसका अपना वेट हमें पता है कि ये इतना स्पेसिफिक पाउंड फोर्स, इसका 5 पाउंड फोर्स उसका खाली का वेट है, तो दोनों को मिला के बता। Then we can treat this simply static problem। You disagree, claiming that the fluid flow analysis is required। Who is right and what does the scale indicate? अब उसने कहा कि जो स्केल है ना, बॉस ने कहा कि जी स्केल शो कर रहा है कि जितना पानी टैंक के अंदर मौजूद है और जो टैंक का वेट है उसको शो कर रहा है। अब हमने ये कहा कि नहीं, ये तमाम चीज़ें क्लेम करने से पहले कि ये जो स्केल जो वेट शो करेगा
वो कैसे क्या शो करेगा, उससे पहले इसका फ्लो एनालिसिस होना चाहिए, इसकी गवर्निंग इक्वेशन बनाई जानी चाहिए, इसके ऊपर मोमेंटम इक्वेशन का वो पूरा लॉ अप्लाई करके फिर हम देख के बता सकते हैं कि क्या काम हो रहा है। अब दोनों में से कौन ठीक है, इस चीज़ का भी हमने जायज़ा लेना है, इस चीज़ को भी एनालाइज करना है। तो इसको चेक करते हैं कि सिचुएशन क्या है। चलें जी, तो इसको अब हम जो है ना डिस्कस करते हैं।